हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड पढ़ना शुरू किया हुआ था। उसमें हमने तीन डिटर्मिनेंट डिस्कस कर लिए थे। एक नेचर ऑफ प्रोडक्ट और एक हमने डिस्कस कर लिया था इनकम का पोर्शन और एक टाइम ड्यूरेशन। तीन हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद है जी नंबर 4 पे टॉपिक का नेम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 4 पे है सब्स्टिट्यूट रूल्स। अगर सब्स्टिट्यूट रूल्स होंगी या नहीं, दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि या तो सब्स्टिट्यूट रूल्स होंगी या सब्स्टिट्यूट रूल्स नहीं होंगी। अगर सब्स्टिट्यूट रूल्स होंगी तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऑप्शन होगा तो वहाँ डिमांड हो सकती है, इलास्टिक हो सकती है। आप एक जगह से या एक चीज़ नहीं खरीदेंगे, उससे खरीदना कम कर देंगे तो किसी दूसरी चीज़ की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, तो डिमांड विल बी इलास्टिक। और अगर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा तो वहाँ पर डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट है तो डिमांड इलास्टिक होगी और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो डिमांड विल बी इनइलास्टिक। इसके अलावा अनसर्टेन कंडीशंस भी हो सकती हैं जहां पर डिमांड इनइलास्टिक होगी, यानी कि कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर सैलाब आ जाए या ज़लज़ला आ जाए या फायर हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो अनसर्टेन हो उसका अक्कर हो जाना, वहाँ पर भी डिमांड इनइलास्टिक होगी। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स इसके हैं जहाँ पर डिमांड इलास्टिक और इनइलास्टिक होगी। इसके बाद हमने डिस्कस करना है जी डिमांड। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिस्कस कर लिया था। अब हमने देखना है सप्लाई के केस के डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमने डिमांड के अंदर देख लिया था। डिमांड में जब हमने देखा था तो तीन टाइप्स थी, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, दूसरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी और तीसरी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम सप्लाई में देखेंगे तो सप्लाई में सिर्फ दो ही होंगे, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा और दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा। कोई बता सकता है कि इनकम उसके अंदर क्यों नहीं होगा? जी, क्योंकि इनकम कंज्यूमर से रिलेटेड है और इनकम डिटर्मिनेंट नहीं है सप्लाई का। बाकी दो डिटर्मिनेंट है सप्लाई के। तो जब सप्लाई के केस में हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ दो वेज हो सकते हैं, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी सप्लाई। अब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर डिग्रीज की बात करेंगे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी? सप्लाई की डेफिनेशन, इफ सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट एनी प्राइस लेवल इन ए गिवन टाइम इज नोन एज सप्लाई। कि जो सेलर है वो चीज़ बेचना चाहता है और वो किसी भी प्राइस लेवल पे उसे बेच देता है एक गिवन टाइम के अंदर, तो वो सप्लाई कहलाएगी। और सप्लाई में हमने ये पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस का जो कब होगा वो लेफ्ट टू राइट वर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, प्राइस के साथ क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा। और डिमांड में हमने रिलेशन पढ़ा था इनवर्स। यहाँ पर भी वही 5 डिग्रीज ही होंगी, जिसमें नंबर 1 पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पढ़ा था, अब उसका नेम हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। वहाँ पर कब हमने ये कहा था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, यहाँ पर प्राइस के बढ़ने से डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर हमने ये पढ़ा था
कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आता। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पहली इसकी डिग्री है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल, एक तो चेंज ये आ गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, तो अब हमने उसकी जगह पे क्या कर दिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इलास्टिसिटी का साइन होता है ईटा इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ अगर प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन इस डिग्री की बात नहीं कर रहा, सप्लाई की बात कर रहा हूँ कि सप्लाई में प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है। लेकिन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करेंगे तो प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड सप्लाईज, नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि क्वांटिटी सप्लाई में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो उस डिग्री को आप कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अगर हम इसे परफॉर्म करके देखें कि इसकी इलास्टिसिटी क्या बनेगी, तो प्राइस में हम कर लेते हैं 5% से चेंज, जबकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया तो यहाँ रहेगा 0, तो आंसर इसका क्या होगा 0। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक जब होगी तो वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा 0। यही चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, डिमांड में भी पढ़ी थी। अब अगर इसे हम ड्रा करके देखें तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाईज होगा और यहाँ पर होगा प्राइस। अगर प्राइस में चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आता, जितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी, जबकि प्राइस में चेंज चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, तो ये बनेगा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अगर हम देखें कि यहाँ पर 3 यूनिट की पहले सप्लाई होती थी जब प्राइस थी यहाँ पर, अब प्राइस अगर इंक्रीज भी हो गई है तो प्राइस के इंक्रीज होने से भी अभी भी क्वांटिटी सप्लाई में वही 3 यूनिट ही हैं। अगर मज़ीद प्राइस इंक्रीज की जाए तो प्राइस के इंक्रीज होने से असूलन सप्लाई क्या होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन सप्लाई में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए तो ये क्या कहलाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। तो इस कर्व को आप नेम देंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, और यहाँ पर ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा। और वर्टिकल, ये 3 पॉइंट इसके अंदर आएंगे। और आप इसे इनइलास्टिक सिंपल भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई पैरेलल कर्व नजर आए, पैरेलल टू x एक्सिस या परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या वर्टिकल, अगर आपको कोई कर्व नजर आए तो आप उसे कहेंगे इनइलास्टिक। अगर ये क्लियर हो जाए कि वो आया किससे है तो फिर इनइलास्टिक सप्लाई या इनइलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। अगर सिर्फ आपको ऐसा कर्व नजर आए तो आप ये कह देंगे कि ये आपके पास जो कर्व नजर आ रहा है ये इनइलास्टिक है, कि प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर तो क्वांटिटी के साथ है तो क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं है, और अगर क्वांटिटी डिमांड में है या सप्लाई में तो क्वांटिटी में किसी भी किस्म का कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से। उस कर्व को आप नेम दे देंगे इनइलास्टिक, और वो होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके बाद दूसरी डिग्री है जी इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई में
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये हमने पढ़ा था डिमांड के केस में दूसरी डिग्री जब हमने पढ़ा था इन इलास्टिक डिमांड, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम पढ़ रहे हैं इन इलास्टिक सप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम इसे फाइंड करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस ज़्यादा रेशो से बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम रेशो से बढ़ेगी। ये सप्लाईज होने की वजह से प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन जितनी रेशो से प्राइस बढ़ेगी उससे कम रेशो से सप्लाई बढ़ रही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहाँ प्राइस में 5% से इंक्रीज रखा है, तो यहाँ हम कर लेते हैं 2% से, तो आंसर क्या बनेगा 0.4। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0.4 कर लेते हैं, या हम कह लेते हैं कि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, 1 से कम और 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई खड़े हो गए। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था 0, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0 डिस्कस किया था। अगर 0 से आंसर ग्रेटर आ जाएगा और 1 से लेस, तो ये होगा इन इलास्टिक सप्लाई में। और ये इन इलास्टिक सप्लाई क्रिएट कब होगी, जब प्राइस में चेंज ज़्यादा और क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज है वो प्राइस की निस्बत कम आए। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ रही है 10 रुपीज़ से, तो क्वांटिटी डिमांडेड में ये देखा जाएगा कि पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आया है, कि अगर पहले 5 थी तो 10 तक गई है, इसका मतलब है कि 0 से 5 से 10 पे गई है, तो ये डबल इसमें चेंज आया है, 50% से ये इंक्रीज हुई है। और क्वांटिटी डिमांडेड में पहले अगर 1 यूनिट पे थी, 2 पे थी और 3 पे चली गई है, तो वहाँ पर 1 यूनिट में चेंज आया है। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो चेंज आया है वो 0.5 है। ओवरऑल जो आंसर निकलेगा वो 0.5 निकलेगा। इसका मतलब ये आएगा कि ये लेस देन 1 है, तो ये इनइलास्टिक है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम बना के देखेंगे, तो डायग्राम में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाईज। अब यहाँ पर पहले कोई एक प्राइस थी, जिस प्राइस पे कोई एक क्वांटिटी सप्लाई की जा रही थी। अब अगर प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन प्राइस को हम ज़्यादा रेशो से इंक्रीज कर देते हैं, और प्राइस के ज़्यादा रेशो से क्वांटिटी सप्लाई में भी इंक्रीज तो आएगा, लेकिन उससे कम। तो यहाँ पर एक कर्व शो हो गया। अब ये 2 पॉइंट हैं, इनको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर एक कर्व बनेगा। और अगर आप इस कर्व को देखें तो ये एक सप्लाई का तो कर्व है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में है, सप्लाई का कर्व तो है, लेकिन इस कर्व को हम शार्प कहेंगे या स्टीपर कहेंगे? इस कर्व को हम शार्प कहेंगे या स्टीपर? शार्प तो नहीं कह सकते, मैंने दरमियान में या बोला, इसका मतलब दोनों में से कुछ भी कह सकते, क्योंकि मैंने जब डिमांड में पढ़ाया था तो उसका कर्व भी शार्प या स्टीपर था, बट वो उसकी डायरेक्शन क्या थी, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। यहाँ डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। तो ये कर्व जो है ये शार्प, या इसकी जगह इसका दूसरा नेम स्टीपर भी हो सकता है। और इसमें जो होगा कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाईज बढ़ेंगी, लेकिन सिर्फ आप एक हद तक बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खरीद लेंगे। तो अगर ऐसी चीज़ की एग्जांपल कोई लेंगे, अगर इसमें हम
इसकी कोई एग्जाम्पल है गुड्स में, तो वो कौन सी गुड्स होगी? प्राइस के बढ़ने से सप्लाईज अगर बढ़ जाएंगी तो वो कौन सी गुड्स होंगी? सप्लाईज के केस में देखिए, हाँ प्राइस बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने से वो क्वांटिटी सप्लाईज को बढ़ाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसमें क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी तो सही, लेकिन उसकी रेशो जो है वो कम हो? और बेसिक नेसेसिटीज क्यों नहीं हो सकती? उसका डिमांड तो कम हो जाता है प्राइस के थोड़ा। डिमांड को तो देखना ही है, सप्लाईज बढ़ रही है। सप्लाई यानी कि बेचने वाला, अगर महंगी होगी तो ज़्यादा बेचेगा, तो कौन सी ज़्यादा बिकेगी?